नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं सुशील पटेल एक बार आपका स्वागत करते हैं फिर से द न्यूरॉन एकेडमी में। जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन की एक सीरीज लेके चल रहे थे उसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं RT-PCR के बारे में। RT-PCR जैसा आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही आज कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ करी जाने वाली टेक्निक है जो कि डायग्नोसिस में यूज़ करी जा रही है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जगह पर यूज़ किया जा सकता है उसका, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि RT-PCR होता क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ पर अगर लिख लें RT-PCR, तो RT और PCR दो तरीके के यहाँ पर हमने चीज़ें लिखी हुई हैं। एक है RT और दूसरा है PCR। तो इसका मीन्स ये है कि RT-PCR एक ऐसी टेक्निक है जो कि PCR से ही डिराइव्ड है। मतलब PCR का मीन्स क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं RT-PCR। अब RT-PCR जनरली शॉर्ट फॉर्म में तो हम एक ही डिनोट करते हैं, बट इसको दो चीज़ों से डिनोट किया जा सकता है। एक हो सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस PCR मीन्स एक RT का मीन्स हो सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, और ये वाला PCR यहाँ आ गया। दूसरा हो सकता है रियल टाइम PCR। तो दो तरीके के हैं। एक PCR का मैंने बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मीन्स क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसी तरीके की ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इसको जनरली इंस्ट्रूमेंट्स लोग कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बल्कि एक तरीके का एक प्रोग्राम है जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें कि मल्टीपल साइकिल्स चलती हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, कि हमारे पास कोई किसी भी चीज़ की एक कॉपी है, एक कोई पेज आपने लिख के रखा है, उस पेज की बहुत सारी कॉपीज़ अगर आपको चाहिए होती हैं तो उसके लिए आपको एक स्कैनर की या फिर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे आप एक पर्टिकुलर पेपर से, एक पेज से बहुत सारी कॉपीज़ को जनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टेक्निक है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो परफॉर्म करी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसको बोलते हैं थर्मल साइक्लर। क्या उनसे इंस्ट्रूमेंट्स होता है? थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर जनरली लोग सोचते हैं कि ये PCR कोई एक मशीन है, बोल देते हैं लोग कि PCR एक मशीन है, जबकि PCR नहीं, एक्चुअल वो होता है थर्मल साइक्लर, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके अंदर ये PCR रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है। और इस जो थर्मल साइक्लर है या PCR जो टेक्निक है, इसकी जो डिस्कवरी किया था वो कैरी मोलिस साइंटिस्ट ने किया हुआ था। ये एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी हुई थी नियर अबाउट 1983 के अराउंड, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1993 में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके अंदर ये प्रोटोकॉल या एक रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है। किस लिए? जब हमारे पास कोई एक सिंगल कॉपी हो किसी भी जीन्स की, उसको मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम PCR का यूज़ करते हैं। आगे हम चल के बात करेंगे कि PCR किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं, वहाँ से लेके चलेंगे। तो इसको हमने बेसिकली क्यों यूज़ किया है RT-PCR? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है। पहले भी बहुत सालों से लगातार साइंस में यूज़ होता आया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस में इसको यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन अभी कोविड के टाइम पर इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल समझ में आया है, जो कि इसका प्राइमरी रोल नहीं है। इसको पहले इस तरीके से डायग्नोसिस के लिए कभी यूज़ नहीं करते थे, इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था। जनरली हम जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को बताने के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट कोविड के टाइम पर इसको एक एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ किया गया है। तो कई सारे टाइप्स के PCRs होते हैं, उसमें से हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं सिर्फ RT-PCRs के बारे में। और ये RT-PCRs हमने बताया कि दो तरीके का हो सकता है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR और दूसरा होता है रियल टाइम PCR। बेसिक फंडामेंटल्स PCR का हम सब पहले समझ लेंगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और रियल टाइम PCRs में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PCR की। PCR जनरली 3 स्टेप प्रोसेस होता है। एक पर्टिकुलर
हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट्स होगा, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करने के लिए हमारे को 3 डिफरेंट स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। वो 3 डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ये जो पीसीआर है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो सकता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? डीनेचुरेशन, अनीलिंग या एक्सटेंशन। अब थोड़ा सा और इन दोनों तीनों स्टेप्स को इलाबोरेट कर लेते हैं कि एक्चुअल इसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है? डीनेचुरेशन स्टेप का मीन्स है कि हमारे पास डीएनए होगा, उस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अब इसको हम यहाँ से हटा दें, फिर आगे चल के उसको ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इस पीसीआर के अंदर अगर डीनेचुरेशन स्टेप की बात करेंगे, तो सपोज ये हमारे पास एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं। तो ये हमारा इंटैक्ट कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जनरली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वायरसेस को छोड़कर, मोस्ट ऑफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बट कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। जितने भी इस यूनिवर्स पर ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं उन सब के पास उनका अपना जीनोम होता है। जीनोम क्या है? एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें सारी चीज़ें इनकोडेड होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या तो हम डीएनए को यूज़ कर सकते हैं या फिर आरएनए को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली वायरसेस ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीएनए को भी यूज़ करते हैं और आरएनए को यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम पर कोई भी वायरस एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है, या तो वो डीएनए को यूज़ करेगा या फिर आरएनए को यूज़ करेगा। बैक्टीरिया के केस में हमेशा डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ईस्ट के फॉर्म में या फिर फंजाई में अगर देखेंगे तो हमेशा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लांट में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। एनिमल सिस्टम में भी जितना भी एनिमल किंगडम है उन सब में जेनेटिक मटेरियल उनका डीएनए ही होता है। इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि ये एक कोई डीएनए है। सपोज इस डीएनए को अगर हमें पीसीआर करना है, इस डीएनए का क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें किसी भी जीन्स की स्टडी करना है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर आगे डिटेल्ड स्टडी करनी है, सपोज कोई भी सैंपल हमारे पास है, उसमें एक सेल हमारे पास है एक सैंपल में, और उस एक सेल को हम प्रॉपर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। उससे वहाँ से डीएनए निकाल के उस एक कॉपी जो डीएनए की थी उससे हम बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ को बना सकते हैं। ये काम हमारा करता है पीसीआर। तो उसी में डीनेचुरेशन स्टेप्स हम बता रहे थे, तो उसमें बात कर रहे हैं कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम हीट कर देते हैं नियर अबाउट 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पर अपने अलग अलग स्टैंड्स में ब्रेक हो जाता है। जो यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, सपोज ये इस तरीके से डीएनए था, तो ये यहाँ से इस तरीके से अलग हो जाएगा। ऐसे ये दोनों स्टैंड्स इसके सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसी स्टेप को कहते हैं डीनेचुरेशन स्टेप। कि जो इंटैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए था वो धीरे धीरे उसके जो यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये बैकबोन जो है शुगर और फास्फेट्स की बनी होती है। मिडिल पोर्शंस पर नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होते हैं। इसमें 2 तरीके ए, टी, जी और सी, ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस जनरली इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे डीएनए को बनाने के लिए। तो ए के साथ में टी की बाइंडिंग होती है, टी के साथ में ए की बाइंडिंग होती है, जी के साथ में सी की बाइंडिंग होती है और सी के साथ में जी की बाइंडिंग होती है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे डीएनए में एटीजीसी इस तरीके का सीक्वेंसेस मिलता है। हमेशा ए और टी मींस एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल स्टैंडर्ड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जब हम डीनेचुरेशन स्टेप में किसी भी डीएनए को अगर हीट करते हैं तो हीटिंग से जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, जिससे कि जो ये दोनों स्ट्रैंड्स थे मींस इसका जो
फास्फेट और शुगर का जो बैकबोन था वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्यों सेग्रीगेट करने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमें आगे स्टेप्स में बढ़ना है, इसको एम्पलीफाई करना है, तो आगे के स्टेप्स के लिए ये स्टेप हमें ज़रूरी है। जब तक ये डीएनए कम्पैक्ट फॉर्म में है, ओपन नहीं होगा, तो इस पर हम प्राइमर्स को अनील नहीं कर पाएंगे। तो अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया डीनेचुरेशन का। इस 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हीट कर दिया तो ये स्टैंड सेपरेट आउट हो गए। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है अनीलिंग का। अनीलिंग स्टेप में क्या होता है? अगला स्टेप है हमारा अनीलिंग। अनीलिंग का मीन्स क्या है कि हमारे को स्पेसिफिक प्राइमर्स चाहिए होते हैं। जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक डीएनए को अगर एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं तो उसके कम्प्लीमेंट्री हमारे को एक सीक्वेंस चाहिए होता है जहां से उस डीएनए का एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हो सके। तो कोई भी स्पेसिफिक जीन होता है, उस जीन से जब हम एम्पलीफिकेशंस करना चाहेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो प्राइमर्स मीन्स जब डीनेचुरेशंस हो गया इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें अटैच करने होते हैं प्राइमर्स। तो ये अटैचमेंट, जो प्राइमर्स का अटैचमेंट है डीएनए के साथ में, इसी स्टेप्स को बोलते हैं अनीलिंग या फिर अनीलिंग ऑफ प्राइमर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा कि डीनेचुरेशन हो गया, उसके बाद प्राइमर्स अनील हो गए। इस प्राइमर्स को अनील करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 72 टू 74 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जनरली जो प्राइमर्स होते हैं वो अनील होते हैं। तो ये इस तरीके से अनीलिंग हो गई। उसके बाद का स्टेप आता है एक्सटेंशन। इसके बाद का स्टेप आएगा एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन स्टेप में क्या होता है कि जब प्राइमर्स अनील हो गए उसके बाद लगातार जो इसमें एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इस पूरे पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को रन करने के लिए। तो एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज होगा जो कि इस पूरे डीएनए को एम्पलीफाई करेगा, मीन्स उसकी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे प्रेजेंट है इस प्राइमर्स के रिस्पेक्टिव उन डीएनए को एम्पलीफाई करेगा। देखिए किस तरीके से करेगा। हमारे पास सपोज डीएनए था, यहाँ से हमारा अगला स्टेप क्या आया, डीनेचुरेशन हो गया। यहाँ से इस तरीके से डीनेचुरेशन हो गया था, यहाँ पर हमारा प्राइमर्स अटैच हो गए थे। उसके बाद आएगा यहाँ पर रोल पॉलीमरेज का। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा इसके साथ। जो भी हमारा प्रोब था, जो या स्पेसिफिक यहाँ पर प्राइमर्स हमने लगाए थे, उन प्राइमर्स पे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाएगा और इस जो कम्प्लीमेंट्री हमारा यहाँ पर जो बैकबोन्स हमारी सेपरेट आउट हुई है उस पर लगातार उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनते चले जाएंगे हर एक साइकिल्स पे। तो नया डीएनए हमारा इस तरीके से, जैसे एक स्टैंड हमारे पास था, स्टार्टिंग से हम एक पर्टिकुलर साइकिल्स को अगर रन करते हैं तो एक हमारे पास सपोज स्टार्टिंग में डीएनए था, तो यहाँ पर डीनेचुरेशन हुआ, प्राइमर्स अनील हुए, पॉलीमरेज आया, उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जिससे हमारे को 1 से 2 कॉपीज डीएनए की मिल गई। इसी तरीके से ये पूरा स्टेप्स लगातार 1 बाय 1 चलता रहता है। तो एक पर्टिकुलर डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए जनरली 20 टू 30 साइकिल्स हमें रन करनी पड़ती हैं। 30 साइकिल्स में हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज़ आ जाती हैं, फिर उस मिलियन ऑफ कॉपीज़ से हम आगे की स्टडी कर पाते हैं। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें हिडन रह गई हैं जो हो सकता है कि आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में ना आई हो। जैसे हमने बताया कि हम कहाँ से चले थे, RT-PCR हमने लिया था एक इनिशियल लेवल पर, बताया था कि R का मीन्स क्या है, T का मीन्स क्या है। RT मीन्स 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक रियल टाइम PCR हो सकता है या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR हो सकता है। तो हम अभी जनरली हम बात कर रहे हैं PCR की। PCR हमारा क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस तो ये परफॉर्म कौन करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं थर्मल साइक्लर। वो थर्मल साइक्लर्स इंस्ट्रूमेंट्स में इस प्रोटोकॉल को रन किया जाता है। फिर हमने बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि PCR में यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पर होता है, नियर अबाउट 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। उसके बाद आता है अनीलिंग का स्टेप। अनीलिंग में क्या होता है, जो डीनेचुरेशन, जो 2 अलग अलग फ्रेगमेंट्स, जो 2 स्टैंड सेपरेट आउट हुए थे, उन दोनों स्टैंड्स पर प्राइमर्स का अटैचमेंट हो जाता है और इसी स्टेप्स को बोल रहे हैं अनीलिंग। उसके बाद का स्टेप्स होता है जब हमारा जो अनील हुआ प्राइमर्स है वो एक्सटेंड हो उसी पर्टिकुलर टेम्पलेट पर।
तो वो कौन काम करता है, वो करता है पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज कौन सा होता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है एक्सटेंशंस के लिए। तो इस तरीके से डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन के थ्रू कोई भी अगर एक कॉपी हमारे पास डीएनए की है तो वो मल्टीपल कॉपीज मीन्स 1 से 2 कॉपी। इसी तरीके से एक साइकिल में अगर 1 से 2 कॉपी बन जाती हैं तो 2 से 4 बन जाएंगी, फिर 4 से 8 बन जाएंगी। इस तरीके से 1 बाई 1 साइकिल्स रिपीट होती रहती हैं। तो ये पूरा एक स्टेप्स चलता रहता है। तो अगर बेसिक हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें कि पीसीआर के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर। रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर। तो पीसीआर की रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मीन्स क्या होता है, डीएनए। डीएनए चाहिए होगा आपको एज ए टेम्पलेट, मीन्स जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं उसकी मिनिमम कम से कम 1 कॉपी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को डीएनए चाहिए होगा। उसके बाद चाहिए होगा हमें बफर, रिएक्शन बफर चाहिए होगा। जनरली 10x बफर होते हैं, उसमें से हमें 1x बफर यूज़ करना होता है फाइनल रिएक्शंस के लिए। फिर अगला स्टेप आता है हमारे को, अब अगली जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है DNTPs चाहिए होती हैं। DNTPs क्या है, डीएनए पर जो बेसिस लगे होते हैं वो डीऑक्सी फॉर्म में होते हैं। तो डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन और साइटोसिन, इस तरीके से अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस की रिक्वायरमेंट्स होती है अगर हम कोई भी डीएनए को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर DATP, DCTP, DTTP और DGTP, इस तरीके से 4 न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट्स होती है या 4 तरीके के स्पेसिफिक DNTPs की रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी पीसीआर को रन करने के लिए। टेम्पलेट हो गया, बफर हो गया, DNTPs हो गई। उसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम की रिक्वायरमेंट्स होगी। कौन सा एंजाइम हमने बताया, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमारे को NFW या फिर न्यूक्लियस फ्री वाटर, न्यूक्लियस फ्री वाटर की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स से हम किसी भी पीसीआर स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल पीसीआर की बात कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं बेसिक चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी जिसकी वजह से या ऐड का या फिर एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ हटेंगी, जिससे कि हमारा रियल टाइम या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर वहाँ पर प्रोसीड हो पाएगा। लेकिन बेसिक जो थिंग्स है, क्योंकि उसमें भी पीसीआर लगा हुआ है, तो वहाँ जो ये चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं ये बेसिक चीज़ें वहाँ पर भी यूज़ होंगी। तो ये इसलिए आपको हमने ये सारी चीज़ें बता दी कि ये बेसिक रिएक्शन। तो वही हम बता रहे थे कि वहाँ पर चले थे डीनेचुरेशन स्टेप से अनिलिंग हुई, अनिलिंग से एक्सटेंशन पर गए। तो डीनेचुरेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, टेम्पलेट को यूज़ किया था। जैसा कि ये टेम्पलेट यहाँ पर है, उस डीएनए को इनिशियल स्टेज पे यूज़ कर लिया। फिर हमने बताया था कि यहाँ पर एक और चीज़ छूट रही है, प्राइमर्स। प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स भी होती है जिस स्पेसिफिक जीन्स को हमें एम्पलीफाई करना होता है। मतलब अगर ये पर्टिकुलर एक कोई डीएनए है, उस डीएनए को एम्पलीफिकेशंस के लिए स्पेसिफाइड प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो प्राइमर्स हमें लेने पड़ेंगे, स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक होते हैं। सपोज अगर एक्टिन का कोई प्राइमर्स है, एक्टिन एक जीन है, ये जीन का डीएनए है, इस जीन्स को हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो उसी का स्पेसिफिक प्राइमर्स हमारे को रिक्वायर्ड होगा। तो ये प्राइमर्स होगा। फिर NFW से हम उस पूरा रिएक्शंस वॉल्यूम को मेकअप कर लेते हैं। एंजाइम की हेल्प से डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। टेम्पलेट डीएनए जो कि हमारा स्टार्टिंग का पैरेंटल डीएनए होता है, उसी से हम आगे चल के डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं। साथ ही साथ रिएक्शंस बफर होगा, जिससे जो कि एक बफरिंग एजेंट्स या पूरा का पूरा रिएक्शंस को एक सुटेबल गाइड करेगा ड्यूरिंग पीसीआर। उसके साथ साथ DNTPs की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनकी वजह से जिसकी
सहायता से हम पूरा का पूरा पीसीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक पीसीआर के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये है जनरल पीसीआर, जिसके थ्रू हम 1 कॉपी से 2 कॉपी, 2 कॉपी से 4 कॉपी, 4 कॉपी से 8 कॉपीज़। तो जनरली हमने बताया कि 20 से 30 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है 1 मिलियंस ऑफ कॉपीज़ को अटेन करने के लिए, जिससे कि हम एक सिग्निफिकेंट लेवल्स में किसी भी जीन का एक्सप्रेशन पा सकें। तो ये इतना पार्ट हो गया। आते हैं आरटी की तरफ। आरटी का मीन्स स्टार्टिंग में हम बताए थे कि आरटी और पीसीआर पार्ट को हमने पहले बता दिया क्योंकि वो बेसिक है, उसी के बेस पर आप इनको परफॉर्म करेंगे। मतलब जनरल जो स्टेप्स हैं डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन का, वो दोनों केस में होंगे, चाहे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे, और दूसरा हमारा था रियल टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में क्या होता है कि ये एक ऐसा पीसीआर है जिसमें हम आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। जनरली क्या होता है, जितने भी पॉलीमरेजेस होते हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस, वो डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मीन्स इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस एक वायरसेस का ग्रुप है, जैसा कि HIV के केस में होता है। HIV वायरसेस एक ऐसा वायरल आइडेंटिटीज़ है जो कि आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है, और इसके पास एक स्पेसिफाइड एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जनरली क्या होता है कि जितना भी जो मॉलिक्यूलर्स का एक प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीडीएम। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए है, इस डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल्स है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चलता है। ये क्या है, ये है डीएनए, दूसरा ये क्या है आरएनए, और ये है प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मीन्स जनरली हमने स्टार्टिंग में भी आपसे बताया था कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास आरएनए है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को आरएनए के फॉर्म में रखेंगे, और जिनके पास आरएनए नहीं है तो वो डीएनए के फॉर्म में रखेंगे। तो जिनके पास डीएनए है तो वो जनरली इस पाथ को फॉलो करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन को बनाते हैं। तो अब जितने भी यूजुअली ऑर्गेनिजम्स जो डीएनए को रखते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए। डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए मीन्स ये डीएनए था, इस डीएनए से अगर डीएनए को बनाना है तो उसके लिए हमारे को चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है, इस डीएनए से अगर हमें आरएनए बनाना है तो उसके लिए चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखा गया कि वो आरएनए से डीएनए को बना लेते हैं। तो इस कंडीशन से यानी कि इस जगह पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं आरटी, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ये पर्टिकुलर एंजाइम आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करता है और डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स इसकी जो फंक्शनिंग है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की है। वो भी एक डीएनए पॉलीमरेज है, बट उसमें डिफरेंस क्या है, वो आरएनए को यूज़ कर रहा है एज ए टेम्पलेट। अगर दूसरे डीएनए से पॉलीमरेज को से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि वो डीएनए को यूज़ कर रहा है एज ए टेम्पलेट डीएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर डीएनए। बट आरएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं वो आरएनए को यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या इस पर्टिकुलर एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है पीसीआर स्टेप्स में भी, इसलिए हम ये आपको बता रहे थे। तो ये यहाँ से डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनने के स्टेप्स को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये पूरा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी स्टेप्स को हम रियल टाइम पीसीआर्स में भी यूज़ करते हैं। रिवर्स
अरे यार, ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो इसमें क्या होगा, जिस तरीके से जो नॉर्मल हम पीसीआर कर रहे थे वहाँ पर यूज़ कर रहे थे सारी चीज़ों को, जैसे हमने बताया कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने देख लिया। डीएनटीपीएस थी, बफर्स थे, एनएफडब्ल्यू था, डीएनए पॉलीमरेज था, प्राइमर्स था, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी। तो वही सेम चीज़ें इसके केस में भी यूज़ होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के केस में भी, एक्सेप्ट वन थिंग। वो कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको कि डीएनए से आरएनए जनरली यूज़ करे जाते हैं, पॉलीमरेज जो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जब करेंगे तो हमें ऑर्गेनिज्म से आरएनए से डीएनए बनाना होता है। सबसे पहले हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आरएनए, ये हमारे पास एमआरएनए होता है। इस एमआरएनए से हम आरटीएस एंजाइम्स का यूज़ करेंगे और उससे बनाएंगे cDNA। तो बेसिक हमने जो पीसीआर की स्टार्टिंग में बात किया हुआ था, उस पीसीआर से इस पीसीआर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज़ किया जाएगा वो डायरेक्ट जीनोमिक डीएनए ना यूज़ किया करा जाके cDNA को एज ए टेम्पलेट यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और नॉर्मल पीसीआर्स में। समझ में आ गया होगा आप सबको। तो बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पोर्शंस, जो है आरटी का ही दूसरा फॉर्म, जो कि है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर ये भी एक टाइप का पीसीआर है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया कि वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है और ये रियल टाइम पीसीआर है। बात करने वाले हैं रियल टाइम पीसीआर की। रियल टाइम पीसीआर में जैसा कि हमने बताया कि पिछले उसमें पॉइंट्स पे आरटीपीसीआर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर था, उसी सेम कंपोनेंट्स वहाँ यहाँ पर भी लगभग यूज़ किए जाते हैं विद डिफरेंस ऑफ सम बेसिक थिंग्स। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेलिंग पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है टेम्पलेट की, उसके बाद हमारे को चाहिए होंगी डीएनटीपीस, फिर यहाँ पर चाहिए होगा आपको पॉलीमरेज चाहिए होगा, एनएफडब्ल्यू चाहिए होगा, इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा वन डिटेक्टर और प्रोब, प्लस चाहिए होंगे आपको प्राइमर्स। इतनी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स आपको होगी जब आप रियल टाइम पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए जाएंगे। तो टेम्पलेट डीएनए में यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जैसा कि पिछले पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में cDNA का यूज़ किया जा रहा था एज ए टेम्पलेट, उसी तरीके से रियल टाइम पीसीआर्स के लिए भी cDNA का ही यूज़ किया जाएगा। cDNA किस तरीके से बनाया जाता है हमने आपको पहले ही पॉइंट पर डिस्कस कर लिया है कि आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को लगा के cDNA का फॉर्मेशन करते हैं और उस cDNA को हम यूज़ कर लेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अनदर कॉपी ऑफ डीएनए। तो वो टेम्पलेट डीएनए हमारा यहाँ पर क्या होगा, cDNA होगा। डीएनटीपीस जैसा कि हम पिछले पॉइंट्स पर डिस्कस किए हुए थे कि डीएनटीपीस 4 तरीके की होंगी, जिसमें हमारा एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, वो सारी हमारे पास डीएनटीपीस यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की तरह वहाँ पर ऐड होंगी जब एम्पलीफाई होगा। अगला आता है हमारा पॉलीमरेज। ये स्पेसिफिक पॉलीमरेज यूज़ होगा जो कि इस जो टेम्पलेट डीएनए है उस पर इन डीएनटीपीस को ऐड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिटेक्टर और प्रोब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पीसीआर का, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर से
जो रियल टाइम पीसीआर से उसमें मेजर डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ पर डिटेक्टर्स और प्रोब यूज़ होता है, मींस वहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पीसीआर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर स्पेसिफिक मींस पीसीआर के साथ साथ हमें फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। मींस जिस तरीके से फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है उसी तरीके से यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप्स लग रहा है डिटेक्टर। ये डिटेक्टर्स कोई एक स्पेसिफिक डाई हो सकती है या कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिसका यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशंस। अब होगा क्या कि ये प्रोब को यूज़ किया जाएगा ड्यूरिंग डिटेक्शंस। उसके साथ साथ प्राइमर्स, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमर्स हर एक कोई भी स्पेसिफिक जीन्स को अगर आपको डिटेक्ट करना है या स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशंस पे जाना है तो उसके लिए हमारे पास प्राइमर्स होने चाहिए। विदाउट प्राइमर्स यू कैन नॉट सिंथेसाइज एनी डीएनए। तो ये हो गया। तो मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नॉर्मल पीसीआर था, नॉर्मल पीसीआर में क्या डिफरेंस मिला आपको, सिर्फ हमें वहाँ पर जीनोमिक डीएनए को यूज़ कर रहे थे हम एज अ टेम्पलेट, वो मेजर पॉइंट था। उसके बाद जब हम उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पर आए तो वहाँ पर हमने देखा कि cDNA को यूज़ किया गया एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए या एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, वो मेजर हमें पॉइंट मिला। फिर अगले स्टेप्स पर जब हम आए रियल टाइम पीसीआर्स में तो वहाँ से यहाँ पर मेजर डिफरेंस हमें जो मिलता, बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे जितना भी है, सिर्फ डिटेक्शंस के लिए एक प्रोब लगा दिया गया। इस प्रोब का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है कहीं भी तो उसका डिटेक्शंस हो सकता है इन फ्लोरेसेंट डिटेक्टर्स के हेल्प से। मतलब ये क्या है कि ये एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हमारा सपोज ये हमारा स्टार्टिंग का डीएनए है, सॉरी, ये स्टार्टिंग में अगर हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए से जब नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, इस तरीके से नया डीएनए जब सिंथेसिस होगा, ये आगे जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ऐसे ये फ्रेगमेंट पूरा ओपन होता जाएगा और नया डीएनए आगे की तरफ सिंथेसाइज होता जाएगा। तो यहाँ से एक कॉपी ये बन जाएगी, एक कॉपी ये, इस तरीके से 1 से 2 कॉपी यहाँ पर भी बनेंगे एक पर्टिकुलर साइकिल्स में। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिटेक्टर प्रोब्स ये यहाँ पर स्पेसिफिकली जो सिंथेसाइज नेवली सिंथेसाइज जो डीएनए है उस पर जाके बाइंड कर जाएगा। तो सिर्फ जो नेवली सिंथेसाइज डीएनएस होंगे, जो सब फॉर्म होंगे, उन्हीं पर ये स्पेसिफिक प्रोब या फिर स्पेसिफिक डाइस जो होती हैं, सपोज इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइबर ग्रीन का। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से स्पेसिफिक रेडी टू यूज़ प्रोब्स आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या स्पेसिफिक मास्टर मिक्स आजकल बन के आने लगे हैं जो कि स्पेसिफिक उनके पास जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें बफर्स कंटेंट उसमें ऐड होगा। जैसा कि हम यहाँ पर बफर्स इसमें मिसिंग है, तो वो जो डिटेक्टर्स या प्रोब होंगे उसी के साथ में आप ये देख सकते हैं, ये हाई मीडिया का एक साइबर ग्रीन मास्टर मिक्स है, उसका हम यूज़ कर लेते हैं रियल टाइम पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो साइबर ग्रीन मास्टर मिक्स है, तो ये करता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्सअप फॉर्म में आती हैं। जैसा कि इस मास्टर मिक्स के अंदर देखेंगे, मास्टर मिक्स साइबर ग्रीन जो मास्टर मिक्स है इसको हाई साइबर ग्रीन मास्टर मिक्स बोलते हैं। इस मास्टर मिक्स में हमारे को बफर मिल जाता है, प्रोब मिल जाता है और पॉलीमरेज मिल जाते हैं। ये 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं हमें इस पर्टिकुलर हाई साइबर मास्टर मिक्स में। और कुछ मास्टर मिक्स तो आजकल ऐसे भी आने लगे हैं जहां पर DNTPs भी आपको इसी में एडेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो ये सिग्निफिकेंट रेडी टू यूज़ पॉलीमरेजेस का होता है जिसमें स्पेसिफिक मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये आप प्रोडक्ट आप परचेज़ करिए, सीधे आप अपना टेम्पलेट DNA लगाइए, स्पेसिफिक कुछ NFW वगैरह डाल के पूरे रिएक्शंस को, वॉल्यूम को मेकअप करिए और सीधे इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाइए, रिएक्शंस को सेटअप करके आप जीन को एम्पलीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम रियल टाइम पीसीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो
अब थोड़ा सा हम चलेंगे किस तरीके से कौन कौन सी एसेंशियल और भी चीज़ें, ये तो हमने बता दिया थ्योरेटिकली कि ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब हमने बताया कि ये साइबर ग्रीन मास्टर मिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हम करेंगे कहाँ पर, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्यूब्स आती हैं। ये PCR ट्यूब्स है, आप देख सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक 200 माइक्रोलीटर की या 0.2 ml की ट्यूब है जिसका यूज़ किया जाता है PCR रिएक्शंस को सेटअप करने के लिए। इसके साथ साथ इन ट्यूब्स का एक बंच आता है जिसमें 5 से 6 मतलब कुछ 3 ट्यूब्स का, 6 ट्यूब्स का, 9 ट्यूब्स का, 12 ट्यूब्स का, 16 ट्यूब्स का, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रिप्स भी आती हैं जिनका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सैम्पल ट्यूब फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ आवर रिएक्शन मिक्सचर्स। तो ये हो सकता है। दूसरा एक और चीज़ हो सकती है, ये है PCR एम्प्लीफिकेशन प्लेट, यानी कि ये एक 96 वेल प्लेट है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इस प्लेट्स पर यहाँ पर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक यहाँ पर नंबरिंग बनी हुई है। ये इधर आपको ABCD EFG S तक मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये नीचे यहाँ पर ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये इसी में फिक्स्ड हैं सारी ट्यूब्स। तो अपना जो भी हमने ये सारे रिएक्शन मिक्सचर्स यहाँ पर बताए हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आप मिक्स करके प्राइमर्स डाल के आप इन जो ट्यूब्स हैं, या तो आप अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स कम हैं तो आप इन सिंगल ट्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं, या उससे कुछ ज़्यादा हैं तो और आपको स्ट्रिप्स में आप लगा सकते हो। और बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं, जनरली जो ये प्लेट्स है, इस 96 वेल प्लेट बोलते हैं इसको, इस 96 वेल प्लेट का यूज़ जनरली हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। जब नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशंस में इस प्लेट का हम यूज़ करते हैं फॉर RT-PCR। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इंस्ट्रूमेंट्स का बात, किस तरीके का RT-PCR दिखता है। तो ये देखिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है हाई मीडिया की कंपनी का। ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास RT-PCR जो कि किस कंपनी का है, हाई मीडिया का है। हाई मीडिया, जैसा कि आप बहुत ज़्यादा अगर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं या प्लांट फिजियोलॉजी या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर्स वगैरह अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे हाई मीडिया के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। एनिमल साइंसेस में भी बहुत ज़्यादा हाई मीडिया के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी उसने क्या किया है कि हाई मीडिया ने एक मशीन बना ली है RT-PCR। इसके साथ साथ और भी कई सारी मशीन्स आती हैं, थर्मो कंपनी है वो भी बनाती है। तो और भी कई सारी कंपनीज हैं जिनके आते हैं। तो हमारे पास जो हाई मीडिया Insta-Q95 ये हमारा मॉडल है मशीन, ये आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये इस तरीके का दिखता है। ये हमारा यहाँ पर पूरा सेटअप बना हुआ है। यहाँ से हम सैंपल्स को पुटअप करते हैं। ये यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ का यहाँ पर बटन लगा होता है। इस तरीके से अगर इसको प्रेस कर देते हैं, इस पर भी दिखाना, तो ये यहाँ से स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ पर लाइट डिस्प्ले होने लगती है। इसका मीन्स कि ये ऑन हो रहा है। अभी ऑन होगा तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑन होने के बाद अगर इस यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सैंपल ट्रे, इसके अंदर जैसा कि हमने बताया कि ट्यूब को हम लगा सकते हैं या फिर प्लेट्स को लगा सकते हैं या स्ट्रिप्स को लगा सकते हैं। तो वो पार्ट हमारा जो वो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको हम ओपन करके दिखा भी सकते हैं। आप देखिएगा, ये हमने प्रेस किया, अब ये जो सिस्टम है इसका इस तरीके से ओपन होगा। आप देख रहे होंगे इसका डोर इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब ये ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए आप, पूरा एक 96 वेल प्लेट को सेटअप करने का पूरा सिस्टम बना हुआ है। 96 वेल प्लेट यहाँ पर लग सकती है, या फिर हमारे पास अगर ट्यूब्स हैं तो हम ट्यूब्स को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जनरली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको ट्रिप्लिकेट में यूजुअली 2 सेटअप में या 3 ट्रिप्लिकेट के फॉर्म में जनरली रिएक्शंस को सेटअप करना होता है। तो एक जीन का यहाँ पे लगाया, दूसरा रेप्लिकेट इसका यहाँ पर लगा दिया, तीसरा रेप्लिकेट यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से हम सैंपल्स को पुटअप कर सकते हैं। या फिर हमें अगर पूरा का पूरा प्लेट्स को अगर सेटअप करना है तो हम सैंपल्स अपने पुट करने के बाद में इस तरीके से प्लेट को भी प्लेस कर सकते हैं अपना रिएक्शंस को एम्प्लीफाई करने के लिए। इतना करने के बाद अगर आपने सैंपल सपोज लगा दिया, उस सैंपल्स को लगाने के बाद में यहाँ से
हम इस डोर को क्लोज कर देते हैं। इसका जो लिड है ये इस तरीके से धीरे धीरे करके क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद सैंपल्स आपने पुट कर दिया, उसके बाद इसमें सिस्टम से अटैच, यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका वायर है जिसको कि सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है, या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें इसका इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टा Q96 है इंस्ट्रूमेंट्स, इसी से रिलेटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, उस पर हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल पीसीआर्स में जो अभी हमने सारे स्टेप्स आपको बताए थे कि डीनेचुरेशन हो सकता है, अनिलिंग हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोब का डिटेक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें उस प्रोग्राम्स में रहती हैं कि कितना आप डीनेचुरेशन में कौन कौन सा डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पर लगाना चाह रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगाना चाह रहे हैं, अनिलिंग कितने टेम्परेचर पर करना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पर करना चाह रहे हैं, कितने टाइम पर करना चाह रहे हैं, होल्डिंग टेम्परेचर आप कितना देना चाह रहे हैं, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो कितने टाइम में आप उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, कितने टाइम के बाद में जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, तो जनरली उसको 4 डिग्री पर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, उसके थ्रू पूरा का पूरा प्रोग्राम आप बना के उसको वहाँ से ऑन कर देंगे सिस्टम से, तो ये मशीन ऑन कर हो जाएगी और वो सारे स्टेप्स डीनेचुरेशन, अनेलिंग और उसके साथ साथ एक्सटेंशन के साथ साथ प्रोब की बाइंडिंग और प्रोब का डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारा चीज़ें, ये सारा प्रोसीजर्स यहाँ पर चलेगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है इस पर, और उससे इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो इस तरीके से हम, आप ये सोच रहे होंगे सॉफ्टवेयर हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उसका रीज़न है जब तक आप सैंपल्स नहीं प्रिपेयर करोगे, सैंपल प्रिपेयर करने के बाद जब सॉफ्टवेयर्स में हम वहाँ पर सेटिंग करके जब सैंपल चलाएंगे तभी वो आपको वहाँ पर डिटेक्शन हो पाएगा। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर अटैच करके सॉफ्टवेयर ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ वो भी दिखाया जा सकता है। तो ये पूरा सेटअप इस तरीके से होता है RT-PCR या फिर रियल टाइम PCR के लिए। कौन सी मशीन यूज़ होती है, कहाँ पर सैंपल को पुट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसमें होते हैं, और कैसे एम्प्लीफिकेशन रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक डिटेक्शंस के लिए प्रोब यूज़ किए जाते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने बता दिया कि किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, और उसके बाद फिर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके और कौन सी मशीन को आप यूज़ करोगे, कैसा सॉफ्टवेयर होता है इसका, वो हम प्रॉपर दिखा नहीं पाए, बट आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर्स में आप अपना सैंपल साइज़, कितना सैंपल्स है आपका, सैंपल का कोड आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ पर टेम्परेचर आप दे सकते हो, कितने पे डीनेचुरेशन कर रहे हो, कितने पे अनिलिंग करना चाह रहे हो। अच्छा, अनिलिंग का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अनिलिंग का जो टेम्परेचर, जैसे हमने बताया कि डीनेचुरेशन जनरली 94 डिग्री 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, बट अनिलिंग टेम्परेचर वेरी कर सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके प्राइमर्स पर। जो आप प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं, जब आप इनिशियल कंडीशंस में प्राइमर हमेशा डिजाइन करने पड़ते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, वो प्राइमर डिजाइन करके भी आपको दे सकती हैं, या फिर आप मैनुअली प्राइमर्स को डिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, आप स्पेसिफिक आपका जीन सीक्वेंस होगा, उस जीन सीक्वेंस को सेलेक्ट करके वहाँ से आप एक 5 प्राइम के लिए और एक 3 प्राइम एंड्स के लिए, एक 5 प्राइम और 3 प्राइम तो दोनों एक ही प्राइमर्स पर, एक ही उस पर प्राइमर्स पे होंगे। लेकिन जब हम चलेंगे पूरा, एक सपोज ये DNA था, यहाँ पर एक 5 प्राइम होता है या 3 प्राइम एंड होता है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर जीन सेटअप को लेंगे, सब बहुत सारे, ये एक जीन है उस पर बहुत सारे DNAs के बेसेस होंगे, तो उसमें से हम जब सपोज A T G C G T C ऐसे करके बहुत बड़ा सा जीन है, तो उस जीन का कुछ पार्ट जो सिग्नेचर सीक्वेंस हो उसमें, उस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शंस, ये जैसे सपोज यहाँ से आते हैं आप, सपोज A T G C G T C T G C T G, इस तरीके से एक कोई जीन का सीक्वेंस है। अब इसके लिए आप प्राइमर्स बनाना चाह रहे हैं, तो अब पूरा का पूरा जीन्स आपको उठाने की जरूरत नहीं है। एक RT-PCR का सिग्निफिकेंस यही है कि जब आप क्लोनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाते हैं तो पूरे के पूरे जीन से आपको प्राइमर्स डिजाइन करना होता है। लेकिन रियल टाइम PCR या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR के लिए इस जीन के स्पेसिफिक किसी पार्ट से भी आप प्राइमर्स को डिजाइन करके आप अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ से आपने कुछ पार्ट ले लिया और कुछ पार्ट यहाँ से ले लिया, मीन्स एक हमारा फॉरवर्ड प्राइमर होता है और दूसरा रिवर्स प्राइमर होता है। कभी भी एक सिंगल प्राइमर से आपका रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा 2 प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है,
होता है फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा रिवर्स प्राइमर होता है। फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर का मीन्स क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे कि ये जीन हमने लिख दिया, ये तो बहुत छोटा जीन हमने लिखा है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जीन्स आपका कुछ बेसिस से लेकर मीन्स 10, 20 या 30 बेसिस से लेकर थाउजेंड्स ऑफ बेसिस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जीन्स में, है ना। यूकैरियोटिक सिस्टम और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में आप जाओगे तो बहुत जीन की डिफिनेशन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस जीन को एम्पलीफाई करने के लिए हमेशा जो प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, वो प्राइमर्स की हम बात कर रहे हैं कि वो प्राइमर्स आप दो तरीके से उसका जो सिलेक्शन आप कैसे करेंगे प्राइमर्स का, तो जीन जो है उस जीन के स्टार्टिंग पॉइंट से आप कुछ पार्ट उठा के फॉरवर्ड प्राइमर्स मीन्स ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और दूसरा सपोज यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जीनोम है किसी ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ से आप चले हैं और यहाँ पर इंड होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ पर इंड होगा। तो अगर इसको हम ओपन कर दें, यहाँ पर एक कट लगा दें इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको ओपन कर दिया हमने, यहाँ से कट लगा के ये जो थ्रेड था उसको हमने ओपन कर दिया। ओपन किया तो एक इंड हो गया हमारा 5 प्राइम, दूसरा प्राइम हो गया, दूसरा हो गया 3 प्राइम इंड। तो अब जब हमें प्राइमर्स की डिजाइनिंग करनी होती है तो हम यहाँ से चलते हैं और दूसरे साइड यहाँ से चल लेंगे। तो ये जो यहाँ पे सीक्वेंस उठाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर बोलते हैं, और दूसरा जो इस साइड से उठा के ला रहे हैं वो होगा रिवर्स प्राइमर। तो किसी भी जीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए दोनों साइड से, इधर से भी रिएक्शंस होती हुई आती है पॉलीमरेज के थ्रू और दूसरे साइड से भी रिएक्शंस होती हुई आती है, तो जिससे हमारा पूरा का पूरा जीन जो है सिंथेसाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्राइमर्स की डिजाइनिंग कर लेते हैं किसी भी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो RT-PCR है वो कोविड के लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कोविड के लिए RT-PCR मीन्स रियल टाइम PCR किस तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो क्या होता है कि रियल टाइम PCR जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं, उस पूरे अभी जितना भी टॉक हमारा रहा है उसमें हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से क्या है कि उस पर्टिकुलर जीन का आपको क्या चाहिए होगा, टेम्पलेट चाहिए होगा, है ना। तो टेम्पलेट क्या कहाँ से मिलेगा आपको, वो टेम्पलेट मिलेगा किसी न किसी पेशेंट से। तो आपको जब भी कोविड के लिए अगर सैंपल्स आपको पहचानना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन्स में कोविड का कुछ इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सैंपल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो सैंपल्स आप कहाँ से लोगे, जनरली क्या है, कोविड अभी थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर बात करेंगे तो कोविड एक रिस्पायरेटरी बॉर्न डिजीज़ है, मींस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस काज करता है। तो इट मीन्स कि इसका जो सैंपल्स होगा वो हम रिस्पायरेटरी रूट से ही लेंगे। तो इसमें दो जगह से सैम्पलिंग हो सकती है कोविड के लिए, एक तो नजोफेरेंजियल रूट से सैम्पलिंग हो सकती है, दूसरा ओरोफेरेंजियल रूट से सैम्पलिंग होती है। नजोफेरेंजियल का मीन्स क्या हुआ कि आप नजल सैक्स से, नजल सैक्स का मीन्स जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ से स्वैब को डाल के सैंपल्स को पिक कर सकते हैं, है ना। सैंपल पिकिंग जो टूल्स है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड स्वैब, है ना। गाँवों में जैसे लोग करते हैं कान खोदने के लिए वो यूज़ करते हैं, ऐसा ऐसा करके निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्वैब। तो उस स्वैब का हम यूज़ करते हैं सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए कोविड के केस में। कहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, हमने बताया कि दो जगह से सैंपल कलेक्शन हो सकता है। एक क्या है, नजोफेरेंजियल रूट, और दूसरा क्या है, ओरोफेरेंजियल रूट। दो जगह से सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक रिस्पायरेटरी बॉर्न डिजीज़ है। रिस्पायरेटरी बॉर्न डिजीज़ का मीन्स क्या हुआ कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारी बॉडी में, अलग अलग तरीके के सिस्टम चलते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जैसा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा। तो उसी तरीके से एक सिस्टम क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो उस रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है हमारा जो हमारे बॉडी पर कोविड वायरस। तो उस कोविड के लिए सैंपल्स हमें दो जगह से लेने होते हैं। नजोफेरेंजियल रूट से सैंपल्स लेंगे, ओरोफेरेंजियल रूट से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्वैब्स की हेल्प से हम नजल्स पे रोटेट करके निकालेंगे सैंपल, या फिर माउथ में स्वैब्स को डाल के सैंपल्स को पिक करेंगे। और सैंपल्स को पिक करने के बाद कहाँ डालते हैं, ये एक सैंपल कलेक्शन ट्यूब होती है,
सैंपल कलेक्शन ट्यूब, ये सैंपल कलेक्शन ट्यूब होती है। तो इस सैंपल कलेक्शन ट्यूब में आपने जब सैंपल ले लिया तो इस सैंपल ट्यूब को इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। ऐसा आपने सैंपल ट्यूब को इसमें डाला, लेकिन ऐसा ड्राई नहीं रखते हैं। जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल कलेक्शन के जस्ट बाद आपको इसमें एक लिक्विड फील्ड रहता है। इस लिक्विड को बोलते हैं सैलाइन। सैलाइन सॉल्यूशंस होता है, उस सैलाइन सॉल्यूशंस में आप इस स्वैब को डिप कर दिए, और डिप करने के बाद में यहाँ से आपको इसकी कैपिंग कर देनी होती है। कैपिंग करने के बाद इसकी सीलिंग हो जाएगी, और सीलिंग के बाद में इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो सैंपल कलेक्शन बॉक्सेस होते हैं उसमें आप इन ट्यूब्स को इस तरीके से, सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स के लिए बॉक्सेस बने होते हैं, इसमें इन ट्यूब्स को आप रख देते हो। तो इस तरीके से हमने बताया कि कैसे आप कोविड के सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्शंस के बाद में कैसे सैंपल्स को हम रख करेंगे, मीन्स उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, और फिर जब यहाँ पर आपने इन सैंपल कलेक्शन बॉक्सेस में रख दिया, उसके बाद इन बॉक्सेस को कोविड लैब्स तक भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाएगा? कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे और इन सैंपल्स को लेके चले जाएंगे कोविड लैब तक। अब कोविड लैब में इनका क्या होगा, आगे बात कर लेते हैं कि जो सपोज ये इंसान था, बहुत गंदा बनाया है लेकिन ठीक है, ये इंसान था, ये इसका माउथ है, ये नॉस्ट्रिल है, इसमें से दो जगह से कहीं से भी आपने सैंपल्स को ले लिया, ये सैंपल ट्यूब में सैंपल आ गया। इस सैंपल्स को क्या करोगे, अब कहाँ लाए आप, लैब कंडीशंस में लेके आ गए। कहाँ पर आई, कोविड की लैब में आ गया, जहाँ पर कोविड की टेस्टिंग होती है, वहाँ पर आपने इस सैंपल्स को पहुँचा दिया। अब ये क्या करेगा, क्या किया जाएगा, इस सैंपल से, इस सैंपल ट्यूब में से इस सैंपल को स्क्वीज आउट कर लिया जाएगा, मीन्स इसमें से सेंट्रीफ्यूगेशंस कर दिया जाएगा, और जितने भी इसमें से वायरल पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब इसमें रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। वायरल पार्टिकल इटसेल्फ जो रिलीज हो गए होंगे डायरेक्टली, क्योंकि सेल्स लगातार रैप्चर होती रहती, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो आरएनएस हैं कोविड से के जो जीनोमिक कंटेंट हैं वो रिलीज हो जाएंगे इस ट्यूब्स में। साथ ही साथ दूसरा जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो सेल्स भी यहाँ पर आ जाएंगी। अब इनमें से हम क्या करेंगे, इस सैंपल ट्यूब्स में कोविड के सैंपल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन सैंपल से हम क्या करेंगे, आरएनए निकालेंगे। आरएनए निकाल लिया। क्यों आरएनए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर जो पेशेंट है, जो जहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करके लाए हैं, वो कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड निगेटिव है। तो जैसे ही आपने आरएनए निकाला, इस आरएनए को निकाल के फिर हमने यूज़ किया था, अभी आपको बताया था, आरटीएस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की हेल्प से हम बना लेंगे एक सीडीएनए। सीडीएनए बना लिया। अब इस सीडीएनए का यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, आरटीपीसीआर के लिए। सीडीएनए इज ए कम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में जब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताया था कि डीएनए पैरेंटल डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना रहे थे, आरएनए से प्रोटीन बना रहे थे। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया जो है रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास एंजाइम्स नहीं होते हैं, सिर्फ वायरसेस के पास एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम स्पेसिफिक है। पूरे इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स के पास में वो एंजाइम्स होता है, सिर्फ रेट्रोवायरसेस के पास में। वहीं से वो एंजाइम्स कलेक्ट करके आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब्स में उसको यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो डिस्कवरी करी, हाँ, टिमिड एंड बॉल्टीमोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी हुई थी, टिमिड एंड बॉल्टीमोर ने। जबकि जो पीसीआर की डिस्कवरी की रही थी वो कैरी मुलिस ने किया हुआ था। कैरी मुलिस पीसीआर की डिस्कवरी करी थी, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी किया था टिमिड एंड बॉल्टीमोर साइंटिस्ट ने। उसको यूज़ किया जाता है किस लिए,
आरएनए से डीएनए को बनाने के लिए, क्योंकि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जबकि इसके केस में क्या हो रहा है, हमारा आरएनए से डीएनए बन रहा है। इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। तो ये सीडीएनए का सीडीएनए को हमने यूज़ कर लिया एज ए टेम्पलेट फॉर आरटीपीसीआर, जो कि अभी हमने पूरा इतनी देर में आपको डिस्कस किया था कि आरटीपीसीआर क्या होता है, किस तरीके से। तो अब हमने बात किया कि स्पेसिफिक प्रोब्स होंगे आरटीपीसीआर्स में और स्पेसिफिक प्राइमर्स होंगे। तो अब पूरे अगर कोविड के जीनोम की हम बात करेंगे तो नियर अबाउट 30 kb के आसपास उसका जीनोम होता है। तो उसमें से सारे जीन्स को तो हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते, कुछ हमें स्पेसिफिक जीन्स को सेलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाएँ कि इस पर्टिकुलर इंसान में कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कोविड स्पेसिफिक हैं या जिनका आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शंस ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स थ्रू आरटीपीसीआर। तो ये एन जीन, एस जीन, ई जीन, आर डी, आरपी जीन एंड एच जीन. These are the some common genes that are used by almost every laboratory by research institutions or the कंपनीज। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं और कुछ कंपनीज भी काम कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ लेबोरेटरी हैं जो स्पेसिफिक एक या दो एंजाइम्स को यूज़ करेंगी, कुछ अलग लेबोरेटरीज होंगी जो स्पेसिफिक यूज़ करेंगी। तो मोस्टली तो इसमें से एन एंड ई ये जो दो स्पेसिफिक हैं, एन एंड ई, दिस वन and this one, both genes used for the detections of SARS infections. SARS का मीन्स होता है severe acquired infections जो होते हैं उनके डिटेक्शंस के लिए हम जनरली N जीन्स और E जीन्स को यूज़ करते हैं। जबकि कोविड स्पेसिफिक जो कोविड-19 है उससे स्पेसिफिक जो प्राइमर्स को जो जीन्स को यूज़ किया जाता है वो RD एंड E जीन्स एंड H जीन्स एंड S जीन्स को यूज़ करते हैं। आगे इनकी थोड़ा सा डिटेलिंग में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना मान चलिए कि ये स्पेसिफिक हैं जिनको यूज़ किया जाता है आरटीपीसीआर्स के लिए फॉर डिटेक्शंस। मींस इन जीन्स के स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ किया जाएगा या फिर इनके स्पेसिफिक प्रोब्स को यूज़ किया जाएगा कोविड के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए थ्रू आरटीपीसीआर। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ आरटीपीसीआर की आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो आती है उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं या कैसे आपको पता चलेगा कि आप में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जनरली आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीटी वैल्यूज़। सीटी वैल्यूज़ के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब सीटी वैल्यूज़ जो हैं इनका मीन्स क्या हुआ, ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ एम्प्लीफिकेशन इन विच प्रोब डिटेक्ट जीन एम्प्लीफाइड जीन्स। तो ये होता है सीटी वैल्यूज़। तो इसके लिए अब सपोज किसी भी पेशेंट का, तीन तरीके के पेशेंट्स हम ले लेते हैं। एक पेशेंट है जिसकी सीटी वैल्यू 17 है, दूसरा पेशेंट है जिसकी सीटी वैल्यू 25 है, तीसरा एक पेशेंट है जिसकी सीटी वैल्यू 30 है। तीन तरीके की सपोज हमने वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया। एक सपोज एग्जांपल्स दे रहे हैं कि किस तरीके से हम सीटी वैल्यूज़ को समझ सकते हैं। तो ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू या फिर इसका ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज इसको बोल सकते हैं या फिर साइकिल थ्रेशोल्ड जो सीटी है इसको साइकिल थ्रेशोल्ड के नाम से भी
जानते हैं। इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू के नाम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, या सीटी का जो है फुल फॉर्म साइकिल थ्रेशोल्ड भी बोला जाता है। अब इसका मीन्स क्या हुआ, साइकिल थ्रेशोल्ड का मीन्स क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बात किया कि तीन टाइप के पेशेंट्स हैं, एक का सीटी वैल्यू 17 है, दूसरे का सीटी वैल्यू 25 है और तीसरे का सीटी वैल्यू 30 है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड है? ये आप सीटी वैल्यू के बेस पर पता कर सकते हैं कि किस पेशेंट में कितना वायरल लोड होगा। सीटी वैल्यू का ये सिग्निफिकेंस है, या रियल टाइम पीसीआर या आरटी-पीसीआर का सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पेशेंट में या उस पर्टिकुलर पर्सन्स में कोविड वायरस का कितना लोड है। लोड का मीन्स क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इंसान है, सपोज ये हमने जैसे अभी इंसान बनाया था, ये कोई इंसान है, इस इंसान में कोविड का, सपोज ये कोविड के पार्टिकल्स हैं, है ना, इस इंसान में कोविड कोविड पार्टिकल्स हैं, कोबा पार्टिकल्स का मीन्स कोविड की एक सेल तो होती नहीं, वो जनरली आइडेंटिटीज़ या विज्ञान के फॉर्म में इनको डिफाइन किया जाता है, तो उसको पार्टिकल जनरली नाम दिया जाता है। तो उस वायरस के कितने पार्टिकल्स हैं कहाँ पर, उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर, उसको आप डिनोट करते हो इन द फॉर्म ऑफ वायरल लोड। और उस वायरल लोड को आप कहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सीटी वैल्यू। और ये सीटी वैल्यू कहाँ से मिली है आपको, कहाँ से मिली है आपको, रियल टाइम पीसीआर से मिली हुई है या फिर आरटी-पीसीआर से मिली हुई है, जो कि हमने पहले प्रोसीजर आपको डिस्कस करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो तीन वैल्यूज आपको बताई हैं, तो अब देखिए 17 है, 25 है, 30 है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वायरल लोड होगा वो इस पेशेंट्स में होगा। सबसे ज़्यादा वायरल लोड किस में होगा, जिसकी सीटी वैल्यू 17 होगी उसमें सबसे ज़्यादा वायरल लोड होगा। इसका मीन्स क्या है कि वो पर्सन सबसे ज़्यादा डिजीज से ग्रसित हो सकता है, सबसे जल्दी उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, उसका इम्यून सिस्टम सबसे पहले सप्रेस हो सकता है। किसका, जिसकी वैल्यू सीटी वैल्यू 17 है। मींस अगर किसी भी 3 पेशेंट्स आपके पास में हैं और तीनों आप डॉक्टर हैं और आपसे बोला जा रहा है कि ये 3 पेशेंट हैं, इन 3 पेशेंट्स की सीटी वैल्यू ये है, और आप इनमें से किस पेशेंट्स को एडमिट करना चाहेंगे हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि जिसकी वैल्यू सीटी वैल्यू सबसे कम है उसमें सब वायरल लोड सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन उस पेशेंट्स का करना पड़ सकता है। 100% श्योर नहीं है कि उसी को करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की फिजियोलॉजी किस तरीके की है, वो किस तरीके से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उन पर भी डिपेंड करता है। बट अगर वायरल लोड के बेसिस पर अगर करना होगा तो आप सबसे पहले इस पेशेंट को वहाँ पर एडमिट करोगे हॉस्पिटल में। दूसरा है ये सीटी वैल्यू, अगर ये है तो इस वाले पेशेंट के कंपेयर में इस पेशेंट में सीटी वैल्यू कम है। इसका मीन्स इस पेशेंट के कंपेयर में वायरल लोड दूसरा वाला जो पर्सन है उसमें कम है और तीसरे वाले पर्सन्स में और भी कम है। अब इसको दूसरे एक ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि सीटी वैल्यू को कैसे समझा जाए। सपोज ये एक हमने ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको कि जब पीसीआर रिएक्शंस लगाते हैं तो पीसीआर रिएक्शंस हम एक पर्टिकुलर साइकिल्स में किसी की चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर एक कॉपी है किसी भी डीएनए की तो उससे मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी हमें पर्टिकुलर डिटेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं थ्रेशोल्ड लेवल्स। थ्रेशोल्ड लेवल का मीन्स कितना फ्लोरेसेंस, जैसे हमने बताया था कि जब जीन एम्पलीफाई होता है तो जो प्रोब्स होते हैं या फिर डाई होती हैं वो जो सिंथेसाइज वाला डीएनए होता है उस पर जाके बाइंड कर जाती है और फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। उसी फ्लोरेसेंस को हम डिटेक्ट करते हैं रियल टाइम पीसीआर के केस में, जो कि जो नॉर्मल आरटी-पीसीआर था उसमें रियल टाइम में हमने यही चीज़ें आपको पहले भी बताई थी कि इसमें स्पेसिफिक प्रोब्स का या फिर स्पेसिफिक डाई का यूज़ करते हैं जिससे हम डिटेक्शंस कर सकते हैं 1 by 1 साइकिल बाय साइकिल्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं। किसमें,
रियल टाइम पीसीआर के केस में, जबकि हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर था उसके केस में, जो नॉर्मल हम परफॉर्म करते हैं नॉर्मल आरटीपीसीआर, उसके केस में हम साइकिल बाय साइकिल्स हम डिटेक्शंस नहीं कर सकते किसी भी जीन्स का, जबकि रियल टाइम के केस में 1 by 1 मीन्स साइकिल बाय साइकिल्स हम जीन के एम्प्लीफिकेशंस को डिनोट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस। तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 7, 8, 9, 10, थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, 1 के बाद 5 कर देते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं, यहाँ पर 30 कर देते हैं, इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि जब हमारा जीन की एम्प्लीफिकेशंस होगा तो अब डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट्स में, हमने बताया कि वायरल पार्टिकल कितना है, अब 17 वाला जो पेशेंट था उसमें वायरल लोड ज़्यादा था, तो उसमें हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, अभी बताते हैं कैसे मिलेगा। दूसरा वाला जो पेशेंट था उसमें हमें ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, तीसरा वाला जो पेशेंट था ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। क्यों मिलेगा? जिस पेशेंट्स में जितना ज़्यादा वायरल लोड होगा उसमें आरएनए कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, उसी के रिस्पेक्ट में सीडीएनए लेवल ज़्यादा होगा, तो उस पर्टिकुलर सीडीएनए में उस जीन्स का भी लेवल उतना ज़्यादा होगा। तो उस जीन्स से स्पेसिफिक आपने प्राइमर्स उसमें लगाया हुआ है, प्रोब लगाए हुए हैं, तो उतनी जल्दी ही उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और वो जब हम कहीं पर अगर जा रहे हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, कुछ 10 मीटर पे छोड़ दी गई, कुछ 20 मीटर पे छोड़ दी गई, कुछ 30 मीटर पे छोड़ दी गई, तो अब जिनका नंबर ज़्यादा है वो 10 मीटर से मिलना चालू हो गए, जो इनका नंबर था उससे कम है वो 20 मीटर से मिलना चालू हुए, और जिनका नंबर कम है वो 30 मीटर से मिलना चालू हुए। तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि जिनके नंबर सबसे कम है उनका एम्प्लीफिकेशंस आपको पहले मिल जाएगा, जैसा कि ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा कि ये जो है ग्राफ, ये इनिशियल लेवल्स का ग्राफ मिल गया हमें, जो कि बता रहा है कि इस 3 पेशेंट थे, तीनों अलग अलग पेशेंट है सपोज, इन तीनों पेशेंट्स में इस पेशेंट्स में वायरल लोड ज़्यादा है, इस पेशेंट में उससे कम है, इस पेशेंट में उससे कम है ना। तो सीटी वैल्यू जिनकी बिलो 20 होती है वो जनरली हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं, और सीटी वैल्यू जिनकी 20 से 25 के रेंज में होती है वो मॉडरेट फॉर्म में आते हैं, मींस मॉडरेट रिस्क में होते हैं, और जिनकी सीटी वैल्यू मोर देन 25 होती है वो लो ग्रेड के पेशेंट्स होते हैं। मींस जो पेशेंट्स जिनकी सीटी वैल्यू 20 से नीचे है वो खुद भी बीमार होंगे, और दूसरे पेशेंट्स, दूसरे पर्सन्स में, हेल्दी वॉलंटियर्स में डिजीज़ को बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जो मॉडरेट टाइप के हैं वो खुद तो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन दूसरों में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो तीसरे वाले हैं उनके केस में भी यही है कि वो हल्का फुल्का उनमें इन्फेक्शंस होगा और वो दूसरों में ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप सीटी वैल्यू के बेस पर आप अपने जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार आप सभी का, एंड धन्यवाद आपका कि आप इतने देर तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।